कभी कभी एक लार्ज अमाउंट का फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब दो बॉडीज हिट करती हैं ऐसे, तो जस्ट बिफोर कॉन्टैक्ट द फोर्स इज जीरो एंड जस्ट आफ्टर कॉन्टैक्ट द फोर्स इज जीरो। इन बिटवीन द फोर्स रैपिडली चेंजेस। ऐसे केसेस में जितने भी कॉलिजन्स हैं, ऐसे केसेस में जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। और अगर इसका ग्राफ बनाए कुछ, सपोज t इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ तो ये रैपिडली इंक्रीज करेगा और एकदम से 0 हो जाएगा। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल द फोर्स इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, जब टकराएंगी दो बॉडीज, जस्ट बिफोर कॉन्टैक्ट द फोर्स इज 0, कॉन्टैक्ट हुआ, अब फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, फिर ये हट गई, फोर्स फिर से 0 हो गया। इस बीच में फोर्स वेरी करता है। ऐसे केसेस में हर मोमेंट पे फोर्स को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इजीली हम फोर्स को हर इंस्टेंट पे नहीं बता सकते। इन सच केसेस वी फाइंड द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। एंड व्हाट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स? एक्चुअली इट इज चेंज इन मोशन और चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बात आसानी से समझ में आती है कि फोर्स का जो इंपैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है, दैट इज डायरेक्टली ऑन मोशन। इट चेंजेस द मोशन और मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जैसे सेकेंड लॉ में भी dp by dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। नाउ द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम। और ये हम डिफाइन करते हैं ऐसे केसेस के लिए एक अलग से क्वांटिटी जिसको कहा जाता है इंपल्स। हर इंस्टेंट पे फोर्स वेरी कर रहा है और एक छोटा सा टाइम इंटरवल हम ले, फोर्स इनटू दैट टाइम इंटरवल, और ये सभी इंस्टेंट पे सम कर दें। समेशन इज डन बाय इंटीग्रेशन, देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स इज व्हाट? इट इज ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स का टोटल इफेक्ट हो जाता है ये। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इस इंपल्स को I या J से लिखा जाता है। समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय I और समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय J। I will write J for the impulse. It is f dt integration. As you know, f is dp by dt. dt cancels, it is integration dp. dp is small change in momentum, then integration gives its total. Therefore, it is total change in momentum. So, impulse is change in momentum. It is also defined as the product of force and time. For example, अगर हम एवरेज फोर्स ले लें, एफ एवरेज, इट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इन दिस केस डेल्टा पी विल बी एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। इस तरह से भी हम इंपल्स को डिफाइन कर देते हैं, फोर्स इंटू टाइम। एंड इन दिस केस वी हैव टू टेक एवरेज फोर्स। नाउ दिस एरिया ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स व्हाट? अगर हम इसको ध्यान से देखें, एफ डी डी इंटीग्रेशन, ग्राफ में दिस क्वांटिटी इंटू डी ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट मीन्स इट इज वाई, इट इज एक्स, वाई डी एक्स इंटीग्रेशन, इट गिव्स एरिया। Therefore, in this graph, FT graph, the area indicates impulse. तो ग्राफ से भी एरिया फाइंड करने को आ जाता है। इंपल्स फाइंड कर सकते हैं आप बाय फाइंडिंग द एरिया। सपोज आपको ये FT ग्राफ गिवन है, suppose this is given for the force, variation of the force is this way. It varies rapidly to 100 Newton and reduces rapidly. You have to find impulse.
find impulse, and this impulse will be given by area. Simply we have to find area. Area is half into base is 3 into height 100, it is 150, and its unit is either Newton second, or you can also write kilogram meter per second. That means the unit of momentum. क्योंकि ये चेंज इन मोमेंटम भी तो होता है, तो ये मोमेंटम का भी यूनिट लिखा जा सकता है. तो इंपल्स का एक तो ये ग्राफ का आ सकता है कोई क्वेश्चन. अगर ग्राफ कहीं आपको नेगेटिव में दिया हुआ है तो इंपल्स तो उसे बोले या नहीं बोले वो तो एक अलग इशू है, लेकिन उसे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने को आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपको ये ग्राफ दिया हुआ है एंड सपोज दिस इज 10 and for example it is -5, this is 4 and this is 6. सपोज इसमें आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, और कभी कभी इनिशियल मोमेंटम दिया जा सकता है, फाइनल पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकते हैं कोई सी. बेसिकली आप ग्राफ से तो चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो. तो ft ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन मोमेंटम देता है, और जब आप चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स फाइंड कर रहे हो तो एरिया होगा. और अगर किसी ग्राफ में कुछ पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस और कुछ बिलो द एक्स एक्सिस हो तो उसमें ऊपर वाले पोर्शन को पॉजिटिव लेना होता है, ये सब आपको पता है. देयरफॉर ऊपर वाला एरिया हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस नीचे वाला एरिया हाफ इंटू बेस इज 2 एंड हाइट इज 5. बी केयरफुल इन दिस माइनस, ये -5 ना लिख दियो क्योंकि माइनस हम लिख चुके हैं. देन इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट इज 20 एंड दिस इज 5, 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये एरिया से रिलेटेड थे. ft ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है. अगर फोर्स इंपल्सिव है, इंपल्सिव मतलब रैपिडली चेंज कर रहा है, तो आपसे इंपल्स पूछ सकते हैं. इन जनरल आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हो बाय फाइंडिंग एरिया. और एरिया अगर दो पोर्शन में, कुछ पोर्शन ऊपर कुछ नीचे, तो नीचे वाले एरिया को सबट्रैक्ट करना होगा. दिस इज हाउ वी फाइंड इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम द ग्राफ. I would like to take another important example of impulse. Here you are given, suppose, xt graph of a body, and let the graph is also for negative time. Negative time का मतलब आप सब जानते हैं, इट मीन्स t इक्वल टू 0 से पहले का टाइम. सपोज ये भी इस ग्राफ का पार्ट है, यानी ग्राफ पहले यहां हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे चेंज हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया. एंड फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज भी आपको दी हुई हैं. It is in meters, it is in second, and suppose this is 20, and let this is 2, and this is suppose 5. आपसे पूछा जा रहा है इसमें इंपल्स, मास गिवन है बॉडी का, मास इज सपोज 3 kg. फाइंड impulse at number 1 t equal to 0, number 2 t equal to 2, number 3 t equal to 5. इन तीनों पॉइंट्स पे इंपल्स पूछा है. अब इंपल्स तो चेंज इन मोमेंटम होता है, और ये ग्राफ है एक्स का. डायरेक्टली कोई लिंक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है. तो वेलोसिटी से हम मोमेंटम पता कर सकते हैं.
अगर हम केस 1 की बात करें, t इक्वल टू 0 पे हमें इंपल्स बताना है, तो जस्ट बिफोर t इक्वल टू 0, जस्ट बिफोर t इक्वल टू 0, याद रखना ये पॉइंट, क्योंकि इंपल्स जो होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और वो यहां मेंशन्ड ही नहीं है। आप यहां देखो, उस शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में कुछ नहीं बताया यहां इस कॉर्नर पे। जस्ट पहले ग्राफ हॉरिजॉन्टल है और xt ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, v इज dx बाई dt, और स्लोप 0 है जस्ट बिफोर t इक्वल टू 0। दैट मीन्स t इक्वल टू 0 से पहले वेलोसिटी है 0। इसके बाद जैसे ही t इक्वल टू 0 से बड़ा होता है टाइम, सडनली स्लोप आ जाता है उसमें, देयर इज सम स्लोप। तो जस्ट आफ्टर t equal to 0, the velocity is again the slope, but now the slope is not 0, it is actually tan theta. This upon this, if this angle is theta, it is tan theta, and is 20 by 2, 10, and the slope is positive also, therefore the velocity is positive. तो अगर हम देखें यहां एक पॉइंट पे t equal to 0 पे, just before this point the velocity is 0, just after the velocity is 10, it means there is sudden change in velocity. वो जो सडन चेंज हुआ है उसकी डिटेल हमें नहीं दी हुई है, हमें यहां नहीं बताया कि ये चेंज कैसे आया, सडनली आ गया। तो डिटेल ऑफ दिस इंपल्स इज नॉट गिवन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, देयरफॉर वी कैन फाइंड मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज j delta p, which can be written as m delta v, and m is 3 kg, delta v, v final is 10 minus v initial, it is 0, and it is 30 Newton second if we take care of units. Now at t equal to 2 seconds, second case, just before t equal to 2 second, the velocity is just before t equal to 2, the slope is this, therefore the velocity is tan theta, which we have found, it is 10, and just after t equal to 2 seconds, velocity is this slope. If this angle is alpha, then the slope will be minus tan alpha, and will be this 20 minus 20 divided by 3. This is the final velocity. We can find change in velocity. V final minus V initial. It is minus 20 by 3 minus 10. It comes out to be minus 50 upon 3. Then change in momentum or impulse is 3 into minus 50 by 3. It is minus 50 Newton second. And similarly, you yourself can find the impulse at t equal to 5. t equal to 5 पे भी आप impulse बता सकते हो. Just before the velocity is known, and that is minus 20 by 3, and just after t equal to 5 the velocity is 0. Here the slope is 0, here the slope is negative. We can find change in velocity into mass, that will be the impulse. This is how we find impulse from xt graph. Now we move on to third law of motion. Third law बहुत कॉमनली नोन लॉ है, एक लेमैन भी जानता है, एक्शन रिएक्शन। और स्टेटमेंट आप लोगों को भी याद होगा। स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. टू एवरी action there is an equal and opposite reaction.
अब इससे फिजिक्स में जो एप्लीकेशन है इसका वो समझ में नहीं आता। मतलब इसमें ये क्लियर ही नहीं हो रहा ये एक्शन रिएक्शन क्या है, कौन किस पे लगा रहा है। सपोज मैं ये कहता हूं कि एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। देयर इज अ ब्लॉक ऑन द टेबल। और मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं अगर कि इस ब्लॉक का जो वेट है mg, mg is the weight of the block, where is the reaction of mg? I write the question, where is the reaction of mg? ये क्वेश्चन है, mg का रिएक्शन कहां है। तो ऑब्वियसली जैसे स्टेटमेंट है कि एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बात तो क्लियर है कि ये ऑपोजिट होगा, इसके उल्टा। लेकिन वो कहां होगा? मैं नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से और नॉर्मली गलत आंसर होता है इसका। इसका रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी रॉन्ग है। टेबल के ऊपर, ये भी रॉन्ग है। एक्चुअली इस लॉ से ये चीजें क्लियर नहीं होती। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिस फॉर्म में, ये बहुत ही कॉमन सा सिंपल सा फॉर्म है लिखा हुआ, लेकिन इसको जब हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में वो प्रॉपरली अप्लाई कर नहीं पाते। इसलिए मैं इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं सो दैट वी कैन इजीली अप्लाई दिस लॉ। और वो ये है, इफ बॉडी ए exerts a force on body B, then body B also exerts a force, exerts an equal and opposite force on body A. That means एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया तो वो दूसरी बॉडी पहले वाली बॉडी पे भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी। इसमें सबसे पहली जो चीज है ध्यान करने वाली वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीज। जब मैं ये कह रहा हूं कि mg का रिएक्शन कहां है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई विच बॉडी has exerted this force on which body। तो हम कह रहे हैं इस बॉडी का वेट, तो ये वेट यानी mg किसने किस पे लगाया? कॉमन आंसर, ब्लॉक ने टेबल पे। दिस इज अगेन अ रॉन्ग आंसर। यहां दूसरी मिस्टेक जो कर रहे हैं वो है वेट क्या है। वेट बहुत आसान सी सिंपल सी चीज है। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। ये ग्रेविटेशनल पुल है। तो जो वेट है वो किसने किस पे लगाया? एक्चुअली ब्लॉक ने टेबल पे नहीं लगाया। वेट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ अपनी तरफ को बॉडी को खींचती है उसे हम कहते हैं वेट। तो दिस mg इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, और बाय अर्थ वी मीन द होल प्लैनेट अर्थ। ये जो प्लैनेट है पूरा, इस पूरे प्लैनेट ने एक फोर्स लगाया इस बॉडी पे नीचे की तरफ को, तो ये बॉडी इस प्लैनेट पे फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीज। अर्थ ने बॉडी पे लगाया तो बॉडी अर्थ पे लगाएगी इक्वल एंड ऑपोजिट। सो द रिएक्शन ऑफ mg इज ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन द टेबल और ऑन द ब्लॉक। क्योंकि अगर टेबल नहीं होगी, क्या अर्थ फोर्स नहीं लगाएगी बॉडी पे? If there is no table, earth exerts force on the body, then body will give its reaction। फिर वो जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो क्या होता है कि टेबल है, टेबल के ऊपर बॉडी रखी है, बॉडी का वेट है तो इसका रिएक्शन हम ऊपर बना देते हैं। एक्चुअली वो mg का रिएक्शन नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा और इसको ऑब्जर्व करें ध्यान से, बॉडी इस टेबल को पुश कर रही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू वेट। वेट तो है, अर्थ खींच रही है अपनी तरफ को बॉडी को, तो बॉडी इस टेबल को पुश करती है।
तो बॉडी exerts a force on the table in downward direction. Let this force is F. This is the force exerted on what? By what? It is the force exerted by the body on the table. Then again identification of bodies. इस ब्लॉक ने टेबल पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड, तो टेबल ब्लॉक पे लगाएगी अपवर्ड फोर्स. एक ये पेयर है एक्शन रिएक्शन का जो टेबल और ब्लॉक के बीच में लगा हुआ है, और एक पेयर ये है एक्शन रिएक्शन का जो बॉडी और अर्थ के बीच में लगा हुआ है. तो एक्चुअली देयर आर 4 फोर्सेज एंड 2 पेयर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन. और एक और पॉइंट अगर ध्यान से देखो, एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे. mg ब्लॉक पे आया तो इसका रिएक्शन अर्थ पे आया, ये F फोर्स टेबल पे आया तो इसका रिएक्शन ब्लॉक पे आया. कभी भी ये एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं होते. दैट इज वाई दे नेवर कैंसल. तो एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसल. By applying Newton's third law in this way, we can correctly mark the forces and then proceed. So students, that's all for today. Today we have discussed Newton's laws of motion. In the next class, we'll discuss free body diagram, which is the application of Newton's laws. Thank you.